नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात 2022 के दो बड़े चेहरों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और जिस एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त पॉलिटिक्स आपने बीते दिन देखी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे हरक्यूलिस में और इसी के साथ एयरफोर्स का एक बड़ा सा वहां पर शो हुआ था, उसी एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव पहुंचे। उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए हमारी सहयोगी नेहा बाथम की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूर्वांचल की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि कल पूर्वांचल को सौगात मिली है एक्सप्रेसवे की। कल यहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और आज यहां पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और अखिलेश जी बताएंगे कि क्यों आज उनकी विजय रथ यात्रा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकल रही है। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ये वो एक्सप्रेसवे है जिसको लेकर आपने ट्वीट किया, इसको लेकर एक थीम सॉन्ग लाए और उसके बाद एक ट्वीट जिसमें आपने कहा कि फीता लखनऊ से आया, कैंची दिल्ली से आई, समाजवादी पार्टी का काम है और खींचतान इस पर जारी है। लेकिन खींचतान चाहे जितनी भी हो अखिलेश जी, ठप्पा तो इस पर बीजेपी का लग गया है। क्या ये विजय यात्रा में थोड़ी सी देरी नहीं हो गई? देखिए, ये जो हाईवे है जिस पे आज हम लोग चल रहे हैं, ये विजन समाजवादियों का था और मुझे वो दिन याद है कि विधानसभा के सामने इसी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, जिसमें हमारी सभी कैबिनेट के मंत्री और उस समय जो बजट रखा गया था उसमें समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए बजट रखा था क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना था। इस सरकार ने काम नहीं किया। अभी तक का पूरे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इन्होंने शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, रंग बदलने का नाम किया और नाम बदलने का काम किया और आज के बाद तो हम भी रथ का नाम बदल देते हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा का समाजवादी पर्यावरण यात्रा कहेंगे और इसलिए कहेंगे क्योंकि आज जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के और वो दिल्ली के करीब में जो यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। इस एक्सप्रेसवे में जो मापदंड थे, जो मानक थे, उस मानक के हिसाब से नहीं बनाया गया। ये आधा अधूरा उद्घाटन किया क्योंकि चुनाव आने वाला है, सर्विस लेन इसकी पूरी नहीं हुई है। ये कहते थे कि हमने सड़क के किनारे पानी न निकले, पानी न भर जाए, जिससे धंसे नहीं सड़क, हम इसके किनारे जियो सेल्स लगवाएंगे। कहाँ जियो सेल्स है, सड़क धंस गई है। जो मीडियन है, जो इंडियन रोड कांग्रेस का मानक कहता है कि जो मीडियन है वो 12 मीटर कम से कम रखा जाए और 14 मीटर तक होना चाहिए। इसीलिए जो लैंड एक्विजिशन इसकी हुई थी वो ज्यादा लैंड एक्विजिशन हुई थी। मैं तो आपसे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये हाईवे कह रहे हैं उनका है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर सबसे पहले बजट किसकी सरकार में दिया गया था? मुझे याद है कि 1600 करोड़ से ज्यादा बजट। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि LOI नहीं मिला आपको। मैं ये कहता हूं कि 1600 करोड़ से ज्यादा बजट समाजवादी सरकार ने रखा। लैंड एक्विजिशन की सबसे पहली जो रजिस्ट्री हम लोगों ने की वो समाजवादियों की थी। उसके बाद चलिए ये अपनी बात पूरी करेंगे, एक बार दिखा देते हैं कितनी जनता यहाँ पर स्वागत के लिए आई है अखिलेश यादव के लिए। अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए खुद यहाँ पर अखिलेश यादव ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल ये गाजीपुर से ये सिलसिला चल पड़ा है। जैसे ही वहाँ पर अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, उसके बाद एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। सब अखिलेश यादव की एक झलक पाना चाहते हैं, सब फूल माला पहनाना चाहते हैं। दोनों तरफ बस के दिखाइए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि कैसे लंबी कतारें लगी हुई हैं सिर्फ अखिलेश यादव को देखने के लिए। इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है विजय यात्रा के लिए। वोटों में तब्दील हो पाता है ये? हमारे एक बात बताइए, वोटों में तब्दील हो पाता है ये? क्योंकि देखने में तो बहुत कल भी बहुत इस बार इसीलिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी चल रहे हैं। इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोला था और मैंने इनसे कहा कि अब दरवाजा आप बंद कर दो। राजभर जी, एक बात बताइए, डील सील हो गई है, ये तो डील पक्की है, लेकिन आगे भी इस डील में और दूसरे पार्टियों के शामिल होने की कितनी संभावना है? क्योंकि एक तरफ ओवैसी जी भी हाथ पैर मार रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी एक नए सिरे से शुरुआत कर रही है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं
कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, बहुत सारी महिलाओं की भागीदारी होगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और एक तरीके से ये कहा जाए कि जो पार्टी जमीन से अब शुरुआत करना चाहती, क्योंकि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नेता विपक्ष इस वक्त अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, दूर दूर तक बसपा और कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। आप इस पार्टी में शामिल होने की वजह सिर्फ बीजेपी से नाराजगी थी या कुछ और? नहीं, देखिए, जो देश की आजादी के 75 साल में इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जो आज तक अपने हक अधिकार से वंचित हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, राजनीति हो, किसी क्षेत्र में वंचित लोग हैं। उनको अधिकार दिलाने के लिए हमसे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, हमसे झूठ बोल करके हमारा वोट लिया और वोट लेकर के सरकार तो बना लिया। जब सरकार बनने के बाद वहाँ यूज एंड थ्रो होता है, उपयोग कर लो छोड़ दो। उदाहरण देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को लोकसभा 2019 में इस्तेमाल कर लिया, 2 साल के बाद जब चुनाव आ गया तब फिर उनको थमा दिया, झुनझुना, चुनावी झुनझुना थमाया है। और उत्तर प्रदेश में जब फिर चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश में भी जितने अति पिछड़े समाज के लोग भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े थे, आज जब समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मंत्री बनाना शुरू कर दिया। अब ये चुनावी मंत्री जा रहे हैं तो इनका खुलेआम विरोध हो रहा है। प्रियंका गांधी के साथ संभावनाएं खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर वो अकेले लड़ने वाली, मतलब कांग्रेस पार्टी अकेले। उनको बहुत बधाई। पुरानी चीजों से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने फैसला लिया है। वो बात भी बहुत पुरानी हो गई, अब बात आगे आ गई है। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं, ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने कौन नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? आज देखिए, प्रदेश ये चाहता है बदलाव। जो आपने इनसे वादे किए थे वो आज वादे पूरे नहीं हुए हैं। जो वादे किए गए थे, ये अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं पढ़ते हैं, संकल्प पत्र? क्या उनके संकल्प पत्र में ये एक्सप्रेस वे था? और फिर आधा अधूरा बीजेपी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। एक किनारे शौचालय हो तो बताइए, इसके किनारे मंडी बननी थी, किसानों की पैदावार की सही मूल्य है। एक किसान हमें बता दो जिसको धान की कीमत। वो तो कह रहे हैं गाजीपुर से अब ज्यादा कम समय में, उससे अच्छा कोई झूठ बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कम समय में किसान पहुंच पाएंगे लखनऊ और दिल्ली। जो आगे वाले लोग हैं वो 4 पहिए की गाड़ी से चल रहे हैं और जिनको जिम्मेदारी दी वो पैदल चल रहे हैं। तो सोचो, पैदल चलने वाले कम से कम उत्तर प्रदेश का तो भला करते। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर तेरा मेरा की राजनीति जारी है और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश जी से हम पूछेंगे। अखिलेश जी, डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का ये कहना है कि जब आप 2017 में सत्ता से बाहर हुए, उसके पहले भी आपने सहयोग नहीं किया केंद्र को। इसी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अमली जामा नहीं पहन सके। ये प्रोजेक्ट तेरा मेरा नहीं है, ये प्रोजेक्ट समाजवादियों का है। ये तेरा मेरा वाला नहीं है, ये केवल समाजवादियों का है। अगर इस तरह का देश में कहीं एक्सप्रेसवे बनाया हो, तो हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव से कि क्या वाकई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समाजवादी शब्द हटाकर ये बीजेपी के लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्योंकि अखिलेश जी देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्वांचल एक अहम फैक्टर है। 33% सीटें यहां से आती हैं और जिसने पूर्वांचल पर कब्जा कर लिया उसने उत्तर प्रदेश को एक तरीके से हासिल कर लिया। ये बात बीजेपी जानती है और यही वजह है कि टाइमिंग ऐसी रखी गई बेहद नजदीक चुनाव के। मुझे याद है कि यहीं पर एक भाषण हुआ था, कहा गया था कि यहाँ के सांसद ने कभी लोकसभा में ये बात कही थी कि जब उन्होंने निकाल करके दाना लोग गरीबी में खाते थे, सुबह के
गंदगी में से दाने निकाल करके लोग खाते थे, ये गरीबी थी। और हम ये महसूस करते हैं कि पूर्वांचल के लोग, यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, इसको कैसे दूर किया जाए। अमेरिका के बारे में जो कहावत थी कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों से अमेरिका बना, और वही बात जोड़ते हुए मैंने हर बार कहा, जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का मैंने शिलान्यास किया था, तो मैंने ये कहा था कि अगर आप रफ्तार बढ़ा सकते हैं तो अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ जाएगी। लोग अपने संसाधनों से, सरकार के सहयोग से, सरकार के फैसले से अपने आप खुशहाली आएगी। तो आज हमारे देश को जरूरत है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने की, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेसवे दिया है। तो ये फैक्टर सबसे बड़ा है कि पूर्वांचल को विकास की गति कौन दे रहा है, समाजवादियों ने दिया। और आज भी समाजवादी काम आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं 4.5 साल में कौन सी टैबलेट देते रहे आप? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए नौजवानों के हाथ में लैपटॉप नहीं दिया उन्होंने। जो चीज वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो कैसे लैपटॉप दे देंगे इन नौजवानों को? वो जानते हैं कि जिस समय इन्हें लैपटॉप मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ये अपने सूझबूझ से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे। ये 16 घंटे काम करना चाहते हैं नौजवान। आप क्या जगह दे रहे हैं उनको 16 घंटे काम करने के लिए? क्या मौका दे रहे हैं आप उनको? ये दिन रात पसीना बहा करके दूसरों के कारखाने चला रहे हैं। क्या ये लोग भूल जाएंगे कि मां गंगा में यहाँ लाशें निकली थी, यही बक्सर में लाशें थी, गाजीपुर में लाशें थी? क्या कहा था बीजेपी ने कि लाशें बिहार से आ रही हैं? क्या गंगा उल्टी बहाएंगे ये लोग? इसका जवाब है उनके पास। क्या पूर्वांचल के शिलान्यास के लेकिन मेरा सवाल भी अधूरा रह गया अखिलेश जी। इसमें ये कहा गया कि आपने सहयोग नहीं किया केंद्र सरकार को, इसीलिए कई प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें 17 तक। मुझे एक प्रोजेक्ट ये बता दे सरकार जिसमें सहयोग समाजवादी सरकार का नहीं था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय जो पीएमओ में थे उन अधिकारी को मैंने कहा कि जो अधिकारी आप चाहते हो बनारस में पोस्टिंग ले लो। आज वो रिटायर हो गए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के में काम कर रहे हैं। आप जाकर के पूछिए उनसे कि जिन जिन अधिकारियों को आपने कहा बनारस में पोस्ट कर दो, समाजवादी सरकार में वो अधिकारी पोस्ट हुए कि नहीं हुए? अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग किसने की बनारस में? 24 घंटे बिजली किसने बनारस में की? मुझे अच्छी तरह याद है। एक उनके साथी स्वर्गवास हो गया उनका, वो आज जिंदा नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आज भी एक उनके विधायक जिंदा हैं, श्यामदेव चौधरी जी आज भी जिंदा हैं। आप जाकर के पूछिए वो कितने दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। मैंने उन्हें भूख हड़ताल से हटाया और वो पूछा उनसे मैंने क्या चाहते हो, तो बोले ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, इसमें 24 घंटे बिजली दे दो। मैंने उसी दिन 24 घंटे बिजली दी और उस दिन मैंने उनसे कहा कि आप उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज गरीबों को बिजली का करंट लग रहा है जिस दिन बिल आ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाया? जिस उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो, प्रधानमंत्री दिया हो, 2-2 बार केंद्र में सरकार बनाई हो, क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा पाई है सरकार? और आज बिजली का करंट कितना बड़ा लग रहा है इन लोगों को पूछिए आप, जिस तरह बिजली का बिल आता है। सहयोग नहीं करने की बात होती है अखिलेश जी, दरअसल बात सारी पैसे के आवंटन की होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस प्रोजेक्ट में समाजवादी सरकार ने सहयोग नहीं किया? अगर इतनी बड़ी बात इतने बड़े मंच से आई है तो कम से कम उन्हें बताना चाहिए। और मुझे खुशी है उस बात की कि जो अधिकारी रिटायर हो गए, जिस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते थे उस समय उन्होंने मुझे आके बधाई दी, कहा कि मैं बधाई देता हूं आपको कि सबसे ज्यादा आपने ब्रांचेस खुलवाई हैं यूपी में, सबसे ज्यादा एटीएम लगवाई हैं, और उस समय सबसे ज्यादा जनधन अकाउंट अगर किसी ने खोले थे तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश ने। बात को आगे बढ़ा लेते हैं। इस बार चुनाव में ध्रुवीकरण देखा जाएगा क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़े और अहम मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर को कोई भी बनने से अब नहीं रोक सकता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया है तो भगवान श्री राम का मंदिर कोई भी नहीं रोक सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए कि जब हाईवे समाजवादी सरकार 21 महीने में बना सकती है, लखनऊ में 13 या 14 और 19 महीने में मेट्रो चल सकती है, तो आखिर इतने दिनों के बाद भी भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बना है? और अगर भगवान श्री राम किसी से नाराज होंगे तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे। उन्होंने समय सीमा बता दी, उन्होंने कहा कि इस साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अब जितने भी हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी की वाह कर रहे हैं क्योंकि तय समय पर, तय वक्त पर जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, राम मंदिर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी।
आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। आज ही का अखबार जब मैंने उठा करके देखा तो दुख हुआ इस बात का कि चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। क्या अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी? सोचिए आप, हमारे पड़ोसी देश जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है अर्थव्यवस्था में कहां पहुंच गया। आज जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, आज वो क्या नहीं बना रहा। और भारत जैसा देश इतना बड़ा, जहां के नौजवान काम करना चाहते हैं, खून पसीना बहाना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, अगर उन्हें मौका मिले तो वो बिना सोए भी 16-18 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन उनको रोजगार नौकरी नहीं सरकार दे पा रही। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले इतने वर्षों से जो सपने दिखाए नौकरी रोजगार मिलेगा, वो कहाँ है नौकरी रोजगार? आपके हिसाब से इस बार का सबसे बड़ा एजेंडा, मुख्य मुद्दा क्या होगा? विकास होगा, रोजगार होगा, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो होगा, या फिर यूं कहें कि कोरोना में जिस तरीके का मैनेजमेंट रहा सरकार का, वो एक अहम मुद्दा? देखिए, कोरोना की बात तो सरकार इसलिए नहीं करेगी क्योंकि माँ गंगा, जो पवित्र माँ गंगा जिसको हम सब माँ गंगा मानते हैं, उसमें कितनी लाशें बह गईं। कैसे शर्म से देखेंगे उसको? क्या शर्म नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी को? क्या बात करते हुए नहीं उनको शर्म आएगी कि माँ गंगा से वादा किया था कि माँ गंगा साफ होंगी? आज मुझे बताओ, गोमती साफ हो गई? माँ गंगा के साथ साथ क्या यमुना साफ हो गई? क्या और देश की जो नदियां जो गंगा में जुड़ती हैं, कौन सी नदी साफ हो गई? वो बदहाल हमारी वजह से नहीं है, वो हम बदहाल है बाबा मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है, धुआं उड़ाने में। अगर वो 900, मैं कहता हूँ 100 मीटर अगर गोमती के नालों को रोक दें तो ये उदाहरण होगा देश के अंदर की एक साफ सुथरी नदी शहर के अंदर बह रही है। वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जिसको इन्होंने रोक दिया। और क्या कह रहे, भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। अरे कम से कम उस प्रोजेक्ट को पूरा तो होने देते। आपने माँ गंगा की सफाई के लिए कहा, लाशें नहीं बह रही थी क्या माँ गंगा के लिए आपने काम किया है? तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है कि माँ गंगा के बारे में अगर बात करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे कि माँ गंगा के साथ साथ यमुना नदी साफ क्यों नहीं हुई, पांडु नदी साफ क्यों नहीं हुई, सेंगर नदी साफ क्यों नहीं हुई, काली नदी साफ क्यों नहीं हुई? ये वो नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, आखिर क्यों साफ नहीं हो रही? वरुणा नदी बनारस में है, समाजवादियों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, आज वरुणा का काम क्यों रोक दिया गया? क्या वरुणा क्या इटावा में है? क्या हमारी नदी है? क्या वो भी परिवारवाद का हिस्सा है वरुणा नदी, जिसका काम रोक दिया इन्होंने? नहीं, लेकिन योगी जी ये कहते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो उनके राज में बेहतर हो गई 4.5 साल में, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तब जिस तरीके के आंकड़े थे, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, ये सब मामले बढ़ गए थे तब तक। मुझे लगता है बाबा मुख्यमंत्री जी जहाँ लैपटॉप नहीं चलाना जानते वो अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपने किसानों को ऊपर जीप चढ़ा दी, किसानों की हत्या होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जांच जिस तरीके से चल रही है उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सवाल खड़ा हुआ है। आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल, तो जाने नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है। गोरखपुर में एक व्यापारी व्यापार करने आया, घूमने आया, उसकी हत्या कर दी। फेक इनकाउंटर्स में नंबर 1, बच्चों का मिड डे मील खाने में, और अगर उस पर कोई खबर निकाल दे, पत्रकारों को जेल भेजने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। क्या भारतीय जनता पार्टी बात करेगी? गर्भवती महिलाएं जिनके बच्चे मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, उसमें नंबर 1 यूपी है। मिड डे मील के भ्रष्टाचार में नंबर 1 है यूपी। क्या इन सवालों का जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? योगी जी तो तमाम आंकड़ों के साथ आते हैं। पिछले इंटरव्यू में भी, आपके ठीक इंटरव्यू के बाद उनका इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने सभी आंकड़े 2017 बनाम 2021 गिना दिए थे। मैं जानता हूं उनको हाईवे की कितनी दूरी है नहीं पता है, और अभी भी पिछले कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कब कहेंगे बिजली के कारखाना जो लगाए हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो आज भी नहीं कह पा रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री जी। अकेले में प्रैक्टिस करने के बाद भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कह पा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का विकास रोकते हो, जनता इस बार रोकेगी उन्हें। चलिए अखिलेश जी, ऊपर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जनता तैयार है। अभिवादन उनका स्वीकार करने के लिए अखिलेश जी के साथ ऊपर की ओर इस रथ में चलते हैं और वहीं से कुछ सवाल जवाब लेंगे।
पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे एक बार कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग अखिलेश जी का अभिवादन करने के लिए मौजूद हैं। लाल टोपियां नजर आ रही हैं, पीली टोपियां राजभर जी की पार्टी की नजर आ रही हैं। और अखिलेश जी से मेरा सवाल यहाँ पर ये कि राजभर जी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी क्या आपके दिमाग में है? नहीं, अभी वो बात इतनी नहीं आगे बढ़ी है, लेकिन बहुत से दलों को कोशिश करेंगे साथ लाने का। वो वैसे बहुत से दलों के साथ बात नहीं हुई, अभी संभावनाएं बनी हुई है, मतलब बहुत से दलों के साथ बातचीत नहीं है। जयंत चौधरी पक्के हैं? जयंत चौधरी जी के साथ बात हुई, उनके दल के साथ बात हुई है। आपने किसानों का मुद्दा उठाया, गाजीपुर के किसान, इसी तरीके से तमाम किसान पिछले 1 साल से ज्यादा अखिलेश जी सड़कों पर धरना दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कहा जा रहा है दरअसल वो असली किसान है ही नहीं। जिस तरीके से किसानों के साथ ये अपमान हो रहा है और उत्तर प्रदेश के किसानों ने देखा है कि जीप के टायर से किसान कुचल दिए गए, ये किसान भूलने वाले नहीं हैं। और किसान इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। इन्हीं खेतों में धान खड़ा है, आज अगर ये किसान अपने धान बेचना चाहे तो धान की कीमत नहीं दे रही है सरकार। और जिस तरीके से खाद, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाइयां, डीएपी महंगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए किसान के सवाल पर जवाब है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। योगी जी और मतलब केंद्रीय नेतृत्व भी ये कह रहा है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आते ही नहीं है। टिकैत साहब तो एक अपना नया एजेंडा लेकर उसी पर टिके हुए हैं और बात नहीं करने को राजी हैं। जब किसान चाहते हैं कि उनका 3 कानून जो बने हैं वो हटा दिए जाएं, तो आखिरकार क्यों नहीं हटाए जा रहे 3 कानून? जो 3 कानून बने हैं जिनसे किसानों को आपत्ति है, जिसकी वजह से धरने पे बैठे हैं, 600 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है। कोई देश का किसान नहीं चाहता है कि वो कानून लागू हो, तो आगे सरकार क्यों नहीं कानून वापस लेती है? वो कानून वापस ले ले और उसके बाद बातचीत करे। लेकिन गाजीपुर के किसानों को फायदा तो होगा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब लंबी दूरी जो है लगभग 3 से 4 घंटे की कम हो गई है, तो उनका अनाज, फल, सब्जी सब आसानी से पहुँच। लेकिन जो मंडियां बननी थी इसके किनारे, जो मंडी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होता, वो मंडी क्यों नहीं बनाई? समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए यहाँ मंडी बनाने का काम होगा। जिन्ना वाले स्टेटमेंट पे आप अब भी कायम है, क्योंकि आपको राष्ट्र विरोधी तक का दर्जा दे दिया गया। देखिए, जो मैंने कहा वो पूरा आपको दिखाना चाहिए। पूरा क्या था, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस तरह की कोई सड़क बनाई हो तो बताएं। उन्होंने कहा कि अब आने वाले वक्त में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आ जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे 2024 तक आ जाएगा, तो एक लंबा बड़ा चौड़ा नेटवर्क बन जाएगा यहाँ पर। एक्सप्रेसवे प्रदेश बोल रहे हो ऐसे? ये किसके सपना था? गंगा एक्सप्रेसवे बनने वाला नहीं, बुंदेलखंड का आधा अधूरा पड़ा हुआ है। ये समाजवादियों ने अलाइनमेंट किया, लैंड एक्विजिशन की, डॉक्यूमेंटेशन की, इसकी वजह से ये बना है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नया एक्सप्रेसवे दे पाएगी। पर अमली जामा तो बीजेपी ने पहना दिया ना सर। अब देखिए, जो शिला पट्टी है उसमें नाम तो प्रधानमंत्री का आ गया ना, उसमें नाम तो समाजवादियों का आया नहीं कहीं से। ये काम चोरी करने से जनता उनको समर्थन नहीं करेगी। जनता जानती है कि ये एक्सप्रेसवे किसका है, किस सरकार में बनना शुरू हुआ था। प्रियंका गांधी पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी के साथ सभी टाई-अप से आप इनकार करते हैं? अभी आने वाले समय में कोई उनके साथ नहीं होने जा रहा है अलायंस। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल, आप पर अखिलेश अक्सर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, और ये सिर्फ आप पर नहीं, सचिन पायलट पर लगते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगते हैं। कहते हैं कि अपने जो बाप दादा की विरासत है उसी को आगे बढ़ाया है, यानी कि आपके क्रेडेंशियल्स पर हमेशा एक सवाल उठ जाता है। कितनी भी आप मेहनत कर लें, रथ यात्रा निकाल लें, विजय यात्रा निकाल लें, कहा जाता है वही आपके पापा जी ने सरकार को चलाया, आगे बढ़ाया, पार्टी खड़ी की, उसी को आगे बढ़ा रहे अखिलेश यादव ले जा रहे हैं। जो आज समाजवादी पार्टी करी है, ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये सत्ता का परिवारवाद नहीं है जो हमें सत्ता ऐसे ही मिल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने परिवारवाद को नहीं बता रही है। आज जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्या अपने परिवारवाद की वजह से वो मठ में के नहीं बने? क्या अपने परिवार की वजह से मुख्यमंत्री जी उसके मठ के हेड नहीं बने? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी में जो परिवारवाद है वो नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तमाम सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। महंगाई का जवाब उनके पास नहीं है, बेरोजगारी का जवाब उनके पास नहीं है। ये सड़क जो समाजवादियों ने बनाई, कभी उन्होंने सपना नहीं देखा था कि ऐसी सड़क भी बन सकती है। अगर उन्होंने बनाई होती तो हमें बताएं कि गुजरात में ऐसी सड़क कहाँ है, महाराष्ट्र में सड़क ऐसी कहाँ है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है वहाँ। हमारा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट भी गुजरात के रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से बेहतर प्रोजेक्ट है।
आपकी कितनी सीटें आएंगी इस बार अखिलेश? इस बार हो सकता है जनता में जो नाराजगी है, किसानों में, नौजवानों में, व्यापारियों में। इंडियन पोल तो 150 प्लस दिखा रहा है, जो कि पिछले 2-3 महीने से बेहतर है। मैं आज भी कहता हूँ कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें हरा दे, और हो सकता है 400 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जीत जाए। राजभर जी, कितनी सीटें आएंगी आपके गठबंधन? बहुमत की सरकार बनेगी, वोट की चोट भाजपा को मिलेगी इस बार। आपके पार्टी से भी यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं, पीली टोपी वाले कई सारे दिख रहे हैं। 153 सीटों पर 12 से 22% वोट पोल होगा, और 403 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को विजय दिलाने की तैयारी में लगा है। तैयारी कर रही है। एकदम पूरी तैयारी, एकदम। आने वाले वक्त में इस तरह की और विजय यात्रा देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ सरकारी बस नहीं लगी है, ये अपने पैसे से लोग आए हुए लोग हैं। ये आप देख रहे हैं, अभी ये आधी है, अभी तूफान बाकी है। अखिलेश जी, जो नाम बदलने का काम जारी है, लगातार कहा जा रहा है आजमगढ़ का नाम बदल दिया जाएगा, फैजाबाद का नहीं बदल दिया ये जाएगा। जब तक आजमगढ़ का नाम बदलेंगे और जिस तख्ती पे नाम लिखेंगे सूखेगी नहीं तख्ती, तब तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। नहीं, पर इसके पीछे क्या राजनीति है, वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। आजमगढ़ में क्या काम किया? ये एक्सप्रेस समाजवादियों का बनाया हुआ है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए दूसरों के काम अपने काम बता रहे हैं। नहीं, योगी जी ने कल कहा कि जो अमली जामा पहनाता है, हमने कंक्रीट बिछाई, हमने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उस कॉस्ट से कम में बनाया। उन्होंने कहा कि 8 पेट्रोल पंप है, आपने कहा अमेनिटीज की कमी है, उन्होंने सभी अमेनिटीज गिना दी। कोई वेस्ट यहाँ से शुरू किया और आखिरी तक कहीं शौचालय नहीं है, कहीं खाने की जगह नहीं है, कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, बहुत सी जगह सर्विस लेन नहीं बनी है, सड़क को जिस मापदंड में बनाना चाहिए वो मापदंड नहीं है। इंडियन रोड कांग्रेस ने जो मानक तैयार किया उस मानक पे सड़क नहीं है, और ये सड़क में तेज चलोगे तो कमर में और पेट में दर्द हो जाएगा, ऐसी राइडिंग क्वालिटी है। आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा, टॉप एजेंडा क्या है? गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी दूर करेंगे। तो ये थे अखिलेश यादव जो कह रहे थे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी दूर करेंगे। और ये हम आपको इसी रथ यात्रा से दिखा रहे थे कि कैसे गाजीपुर से शुरू हुई ये रथ यात्रा अब आगे की ओर बढ़ चली है। अखिलेश यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ इस रथ यात्रा में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आपने आज तक से अखिलेश यादव के प्लान 2022 के बारे में सुना। अब बात प्रियंका गांधी के इंटरव्यू की। आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी किस तरह से महिलाओं को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके से अपने कैंपेन को आगे ले जा रही है। उनसे एक खास बातचीत। प्रियंका मैम, आपने आज यहाँ यात्रा करी है, क्या संदेश देने की कोशिश करी आपने? मेरा महिलाओं के लिए यही संदेश है कि पूरी तरह से राजनीति में भागीदार बने, अपनी शक्ति को पहचाने, महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी हों, अपनी आवाज़ उठाएं, और जो समाज में और जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ उसके खिलाफ अपने आप खड़े रहें। 5 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा मौन व्रत किया आपने मैम, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैम, बुंदेलखंड आइए, क्या संदेश है यूपी के लिए? संदेश यह कि बदलाव लाइए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, दलितों को, सबको, महिलाओं को गलत है, उसको बदलने की बात। जी, पूर्वांचल में जो कह रहे हैं पूर्वांचल उनका, योगी कह रहे हैं उनका है मैम, क्या बोलेंगी? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर क्या बोलेंगी मैम? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो राजनीति चल रही है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। हम संदेश लाए हैं कि बदलाव होना चाहिए, कि लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए और अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़ा होना है, खुद लड़ना है। ये मेरा संदेश है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं, स्मृति ईरानी ने बोला है लड़का हूँ पर निकल नहीं सकता, एक कटाक्ष किया राहुल गांधी पर, इस पर क्या जवाब देंगे? महिला होते हुए अगर महिलाओं के बारे में इस तरह से टिप्पणी करें तो गलत है। महिला है, उनको महिला का प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ, लड़कियां को अपने लिए लड़ना चाहिए। ये थी हमारे साथ प्रियंका गांधी, इन्होंने साफ स्मृति ईरानी पर यहाँ से अटैक किया है कि महिला होकर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, सोचने वाली बात है। कैमरामैन नीरज के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। बिना ब्रेक के स्पेशल रिपोर्ट जारी है। अभी वक्त है हेडलाइंस का, और उसके बाद दिखाएंगे पंजाब और हरियाणा पर सरकारी झांसे पर आज तक के बड़े खुलासे। रिपोर्ट में अब बात प्रदूषित वायु पर हो रही दूषित राजनीति की। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित वायु पर लंबी जिरह के दौरान बड़ा मुद्दा पराली और किसान रहे। प्रदूषण के पीछे दी गई दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा सवाल
कि आखिर किसान को पराली क्यों जलानी पड़ती है। क्या सरकार की तरफ से पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि सीजेआई ने यहां तक कहा कि किसानों को दंडित ना किया जाए। इस टिप्पणी के मायने बड़े हैं। दरअसल पराली संकट के पीछे नाकाम सरकार सिस्टम को समझने की जरूरत है, तो किसानों को बीच मझधार में छोड़ देता है। पंजाब से हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोई भी इस्तेमाल नहीं, मतलब जला के पराली डीजल जहाँ खर्चा आ रहा है, इतना पैसे कहाँ से लाएगा दिन का। ये बात दोबारा काम नहीं लगेगा, आग लग रहा है। पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठते इसी धुएं में सरकारें अपनी नाकामी छिपा देना चाहती हैं। पराली के धुएं की तरह ही अपनी सब्सिडी रूपी जिम्मेदारी को हवा में उड़ा देना चाहती हैं। क्योंकि किसान खेतों में पराली जलाने को मजबूर ना हो, इसका बंदोबस्त करना सरकारों का दायित्व है। सरकार जब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती है तो सिस्टम को दीमक चट करने लगता है, और पराली के विषय में यही हो रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जब पंजाब के संगरूर में पहुंची, कैमरे में जो कैद हुआ उसने सरकारों की नीति और नियत की पोल खोल दी। शटर के पीछे नजर आ रही यह मशीन पराली समस्या के समाधान के लिए आई थी, लेकिन अब कबाड़ बन चुकी है। सरकारी दावा यह है कि किसान को मशीनें सब्सिडी पर दी जाती हैं ताकि धान की पराली को तकनीक की मदद से नष्ट किया जा सके। लेकिन सोचिए, जब मशीनें किसानों तक पहुंच ही नहीं रही तो पराली संकट से छुटकारा कैसे मिलेगा। कालसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष अवतार सिंह ने बेकार पड़ी मशीनों की पूरी दास्तान बताई। इसके बारे में बताइए, कौन सी है? ये हैगा जी जीरो ड्रिल। उधर ही आ जाइए। हाँ जी, ये जीरो ड्रिल बोलता है इसको धान को पराली जला के उसमें सीधी बिजाई भी हो सकता है। पहले पराली जलेगी फिर ये चलेगा। हाँ, फिर ये चलेगा। आग लगा के। अवतार ने बताया कि पराली प्रबंधन सिर्फ कागजों पर और नेताओं की जुबान पर ठीक है, जमीन पर किसानों के लिए पराली प्रबंधन का हिस्सा बनना बेहद मुश्किल है। ऐसा क्यों, सुनिए। आपके पास कितनी मशीनें हैं जो पराली रोकने के लिए आपने खरीदी है? पराली रोकने का तो मल्चिंग है। हाँ। ये रोटावेटर भी उतना काम नहीं आता। अच्छा। पहला तो ये कंपाइन वाले एसएम लगाएंगे, उससे जमींदार को खर्चा पड़ जाता है 500 रुपये पर एकड़ बद लेते हैं मशीन वाले। उसको बाद कुतरेगा, फिर उससे बाद कम से कम 50 पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए। डबल को दस दे भी जिमीदारों की मंगा खर्चे वास्ते भी इतना पराली रखनी तो इतना खर्चा देना चाहिए सरकार। फिर ये चलती है जो बड़ा ट्रैक्टर चाहिए जे ओदे फिर लागत डीजल की वध गई। इन्ना डीजल जिमीदार कितों फूकूगा जेब चों। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए पराली प्रबंधन से जुड़ी मशीनें किसानों को सब्सिडी पर दी जाती हैं। हालांकि मशीनें खरीदने की इजाजत किसानों की जेब नहीं देती। सब्सिडी पर किसी भी तरह की मशीन खरीद भी ली तो समझिए किसानों ने मुसीबत की घंटी अपने गले में बांध ली। पहला ये कि सरकार से सब्सिडी मिलना ब्रह्मांड के चक्कर लगाने जैसा है। दूसरा, मशीन के लिए खास तरह का ट्रैक्टर चाहिए। तीसरा, मशीन के लिए डीजल चाहिए, और डीजल के दाम में लगी आग किसानों का दम निकाल देगी। अब ये बताइए, सरकार कहती है कि पराली के लिए उसने सोसाइटीज को मशीनें दी है जो कि किसानों के इस्तेमाल में आनी चाहिए। किसानों को उसमें कितनी सच्चाई है? मशीन सरकार बोल तो रही है अभी सब्सिडी को, पर उसकी कीमत बढ़ा दी है ज़्यादा। वो इंडस्ट्री वाले को फायदा होता है, वो जिमीदार को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा नहीं होता। उसकी कीमत बढ़ा के, ये पहले रोटावेटर था 1 लाख रुपये का था, उसको थोड़ा सा तब्दीली कर दिया, उसको सुपर सीडर बोल दिया, उसकी कीमत कर दिया 2,40,000। पर उतने सरकार उसमें सब्सिडी नहीं टाइम पर देती, ना लंबा टाइम लगा देती है, जे दिन दी भी है तो थोड़ी देती है, पर जेड़ा वादा पहला सरकार करती है वो तो पूर्ण नहीं होता। बड़ी बात यह है कि सरकार अगर सही वक्त पर सब्सिडी दे, किसानों को जागरूक करे और धान के बजाय दूसरी फसल को प्रोत्साहित करने की नीतियां बनाए तो पराली संकट से स्थायी समाधान मिल सकता है, वरना हर साल की तरह ये समस्या बनी रहेगी।
चौंकाने वाली बात यह है कि पराली प्रबंधन से जुड़े उपकरण बेहद महंगे हैं और अगर किसान उपकरण को किराए पर लेना भी चाहे तो आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। किसान पूरी पूंजी तो किराया चुकाने में गंवा देगा तो फसल से कमाएगा क्या? अमरजीत ने बड़ी बात हमें बताई। आपके पास जो 2 पिंड है, कितने किसान होंगे? किसान तो तकरीबन हम तो फार्म 100 को किसान होगा। 100 किसान, तो 100 किसानों में से एक भी किसान ने आपके यहाँ से मशीन नहीं ली किसी ने। ये यही ऐसी ना ये तो किसी पूछे नहीं। एक नहीं, पंजाब में अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तस्वीरें एक जैसी ही हैं। मशीनें हैं लेकिन बदहाली एक जैसी। पूरे सिस्टम में सरकार अपनी जिम्मेदारी से गायब दिख रही है। कितने गांव की है ये? 4 की। मीमसा सोसाइटी का नाम है ना? हाँ। अब की बार ये मशीनें बाहर गई हैं? नहीं। पराली में किसी ने नहीं ली? नहीं। कोई भी किराए पे नहीं लेकर आया? जैसे शटर बंद था ये ऐसी पड़ी हुई है तब से। तो इस साल ये मशीनें बाहर नहीं निकली। सरकार का कोई नुमाइंदा भी नहीं आपके पास आया कहने के लिए इनको निकाल के किसानों को दो? कोई नहीं आया। पंजाब में सरकार पराली प्रबंधन के मामले में फेल नजर आई तो हरियाणा के पानीपत में खुलेआम पराली जलाने के लिए मजदूर मिल जाएंगे। सवाल यही है कि जब कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है तो किसान करे तो क्या करे? ग्राउंड जीरो पर जो हालात हैं वो आपने देखे। दिल्ली में प्रदूषित वायु के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाने वाली सोच का सच भी आपको पता चल गया होगा। कसूर उस सरकारी सिस्टम का है जो किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर कर रहा है। नितिन जैन के साथ जमशेद आदिल खान, आज तक। ये आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी पड़ताल है। आपने पराली पर हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल देखी। अब बात कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की करते हैं। भीख से मिली आजादी के बाद अब कंगना का नया कांड सामने आया। सवाल यही है कि आखिर कंगना सुधरती क्यों नहीं? देखिए ये रिपोर्ट। आप लोगों ने अभी भीख में मिली आजादी वाली टिप्पणी पर उठा तूफान थमता, उससे पहले ही अभिनेत्री कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपने विवादित विचार व्यक्त कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। इधर कंगना का बयान आया, उधर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह आक्रोश कंगना के विवादित बोल पर है। कंगना के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। हम आगे बढ़ें उससे पहले देखिए और समझिए दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी पर कंगना की सोच कितनी दूषित है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक अखबार की पुरानी क्लिपिंग लगाई है। इसका शीर्षक है, गांधी और दूसरे नेता नेताजी को सौंपने को तैयार हो गए थे। वहीं अपनी पोस्ट में कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते, इसका फैसला खुद करें। कंगना के शब्द महात्मा गांधी जैसी महान शख्सियत का अपमान नहीं तो और क्या है। सवाल यह है कि महात्मा और बोस की तुलना करके कंगना रनौत क्या साबित करना चाह रही हैं? कंगना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, गांधी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया। ऐसे सबूत हैं जिससे लगता है कि गांधी चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। इसलिए आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि किसका समर्थन करना है, क्योंकि सभी को अपनी यादों के बस्ते में एक ही साथ रखना और सबकी जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं देना काफी नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सतही है। हमें अपने इतिहास और नायकों का पता होना चाहिए। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ये कहकर विवाद खड़ा किया था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी। देश को असली आजादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली। कंगना मानती है कि 2014 में देश को आजादी मिली। आज कंगना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महात्मा गांधी वाले विचारों को गौर से सुनना चाहिए। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या होगा। महात्मा गांधी की महानता की गाथा आपने नरेंद्र मोदी से सुनी। वही पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
लेकिन कंगना रनौत इस मौके पर भी आजादी के नायकों के साथ भद्दा मजाक कर रही हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कंगना से पल्ला झाड़ लिया है। मुझे लगता है किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भले ही कंगना के बयान पर चुप्पी साध ली हो, मगर विपक्ष हमलावर है। अभी हमने देखा है कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। चीन लद्दाख में घुस गया है, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, चीन और भी जगह पर घुस रहा है। कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है और बहुत कुछ इस देश में चल रहा है। और ये मैडम को मालूम होना चाहिए कि आज देश की हालत क्या है। तो उन पर टिप्पणी करके मैं राजनीति और लोक संवाद के चरित्र को गिराना नहीं चाहता। माफी के साथ कहता हूँ, मेरा टिप्पणी करने की इच्छा नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ, इनको भी आप मन की माफी वाली श्रेणी में रखते हैं, जैसे उस मोहतरमा को रखे आप जो भोपाल। आज पूरे दिन स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का एक के बाद एक रिएक्शन आता रहा। निशाने पर रहे वीरदास। वीरदास की अमेरिका में सुनाई गई कविता को देश विरोधी बताया जा रहा है। आखिर वीरदास को लेकर पूरा विवाद क्या है, देखिए। नाम वीरदास, पेशा स्टैंड अप कॉमेडियन। लेकिन एक वायरल वीडियो की वजह से वीरदास को लेकर विरोध का तूफान खड़ा हो गया। दरअसल दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित जॉन एफ कैनेडी सेंटर के मंच से वीरदास ने भारत की जो व्याख्या की, वही व्याख्या लोगों को चुभ गई। पहले आपको सुनाते हैं अमेरिका में भारत की व्याख्या करते हुए पढ़ी गई कविता में वीरदास ने क्या कहा। I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. बड़ी बात यह है कि वीडियो को खुद वीरदास ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था, जो तेजी से वायरल हुआ। अब वीरदास को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ वीरदास के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में आदित्य झा ने शिकायत दी है। मामला दर्ज हो गया है, तो वहीं बीजेपी भी वीरदास की सोच पर प्रहार कर रही है। देखिए, कॉमेडियन हो या देश का कोई भी नागरिक हो, किसी को अधिकार नहीं है कि अपने देश का मजाक उड़ाए, अपने देश की बेइज्जती करे, वो भी विदेश जाके। हो सकता है वीरदास के पास कुछ पॉइंट्स हो, कुछ कुरीतियों के खिलाफ, कुछ करप्शन के खिलाफ, कुछ उसमें वो बदलाव चाहते हो, उसमें कुछ सुधार चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ है कि मीडिया को भी कभी ट्वीट करें, कभी सरकार को भी लिखें। सब उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। इस तरह के जो मनोरंजन मानुष है, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। I come from an India where the AQI is 9. इधर बीजेपी ने एक सुर में विरोध किया, वहीं कांग्रेस वीरदास पर दो खेमे में बटी हुई नजर आई। शशि थरूर ने वीरदास के पक्ष में ट्वीट करते हुए लिखा, वह सही मायनों में स्टैंड अप कॉमेडियन है। वीरदास जानते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब केवल शारीरिक रूप से खड़ा होना नहीं है, बल्कि मानसिक तौर पर भी खड़े होना है। 6 मिनट तक बोलते हुए उन्होंने लाखों लोगों की बात कही है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बातें कही हैं, लेकिन वो गंभीर हैं, शानदार हैं। कपिल सिब्बल ने भी वीरदास के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यहाँ 2 भारत हैं। बस ये अलग बात है कि हम ये नहीं चाहते कि भारतीय होने के नाते इसे हम दुनिया को बताएं। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। इसी के साथ हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में। ब्रेक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप बड़ी बैठक करने वाली है। मीडिया में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीएल संतोष और सुनील बंसल होंगे। यूपी चुनाव के लिहाज से इस मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।